और यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा तो किन किन लोगों को रोज़गार मिलने वाला है? हमारे देश के लोगों को मिलने वाला है। तो बेरोज़गारी का तो कहीं नहीं है। देखो, सरकारी नौकरी पे अगर हम बोले कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मैं सरकार का जवाई बन जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबको अपना क्या कहते हैं कि मोदी जी ने एक ही अलग स्टैंड चला दिया। पहले कांग्रेस ने चलाया था सरकारी जवाई बना दो, इनको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी दे दो, काम कुछ ना करें, घर बैठे रहें। पर अब मोदी जी ने चलाया कि आप खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आप रोज़गार अपने आप भी काम करो, अपना बिजनेस खोलो और लोगों को भी रोज़गार पे रखो। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? देखिए जी, राहुल गांधी अभी पॉलिटिक्स में, देखिए वैसे उम्र से तो मैच्योर्ड हो गए हैं वो, लेकिन पॉलिटिक्स में और देश की मतलब देश का जो इतिहास भूगोल है और देश की जो मिट्टी, जो संस्कृति, जो कल्चर, अभी उन सब चीज़ों में वो पूर्ण नहीं, परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है। क्या लगता है विपक्ष मिलकर क्या मोदी जी को हरा पाएगा 2024 में? मैडम, ये सारे ठग बंधन है और ये ठग बंधन जो भी है ना, कभी कामयाब नहीं होगा। मोदी जी अकेले 100 पे भारी हैं। सर, क्या लगता है आपको इस बार देश का प्रधानमंत्री क्या मोदी जी रिपीट करेंगे या फिर आप राहुल गांधी को इस रेस में कहीं पाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे दोबारा जी, उन्हीं को लाया जाएगा। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? देखिए जी, राहुल गांधी अभी पॉलिटिक्स में, देखिए वैसे उम्र से तो मैच्योर्ड हो गए हैं वो, लेकिन पॉलिटिक्स में और देश की मतलब देश का जो इतिहास भूगोल है और देश की जो मिट्टी, जो संस्कृति, जो कल्चर, अभी उन सब चीज़ों में वो पूर्ण नहीं, परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है। लेकिन मोदी जी पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने देश में बेरोजगारी फैला दी, देश को उन्होंने बेच दिया। इस पर क्या कहेंगे? कहाँ किसने देश को बेच दिया? देश खरीदा कौन, जरा उसका नाम बताइए मुझे। दूसरी चीज़, बेरोजगारी कहाँ है? आज से मेरी उम्र लगभग 52 साल की हो रही है, 70 का जन्म है मेरा। उस टाइम इंदिरा जी का राज हुआ करता था, जहाँ जो भी भाई होंगे जानते होंगे। पहले गांव-गांव में, देहात में भी दूर दूर तक सपने होते थे कि बिजली का बल्ब कहीं दिखे, ठीक है। सड़कें नहीं होती थी, जर्जर हालत। बेरोजगारी तो थी, गरीबी भी थी। अब तो लगभग सभी लोग जो हैं, जो सड़क पे सोते हैं, वो भी भरपेट खा के सोते हैं। गरीबी कहीं भी नहीं है। 10,000 का आप जूता पहन रही हैं, मोबाइल 50,000 का यूज़ कर रही हैं, अच्छे से सब लोग, हमारे जितने भी नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, सब घूम रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, सब कोई आगे बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने देश को बेरोजगार बना दिया है? नहीं मैम, रोज़गार है, सबके पास में रोज़गार है। और आप देखिए ना, जो हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का मतलब है कि देश को विकास की ओर ले जाना। आज तक हम क्या करते थे, बाहर के देशों से खरीदते थे, अब हम खुद बनाने लग गए, तो रोज़गार तो पैदा ही होगा। अब आप देखिए, कच्छ में इतना बड़ा वो वेस्टेज लैंड थी और उसका सदुपयोग होकर के उसको बेस्ट लैंड बनाया जा रहा है। तो रोज़गार ये किस लिए हो रहा है? रोज़गार पैदा करने के लिए। अभी गुजरात में समिट हुआ है, किस लिए हो रहा है? इतने देश आए, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। और यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा तो किन किन लोगों को रोज़गार मिलने वाला है? हमारे देश के लोगों को मिलने वाला है। तो बेरोज़गारी का तो कहीं नहीं है। देखो, सरकारी नौकरी पे अगर हम बोले कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मैं सरकार का जवाई बन जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबको अपना क्या कहते हैं कि मोदी जी ने एक ही अलग स्टैंड चला दिया। पहले कांग्रेस ने चलाया था सरकारी जवाई बना दो, इनको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी दे दो, काम कुछ ना करें, घर बैठे रहें। पर अब मोदी जी ने चलाया कि आप खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आप रोज़गार अपने आप भी काम करो, अपना बिजनेस खोलो और लोगों को भी रोज़गार पे रखो। तो आप अपने साथ में 10 लोगों को रोज़गार दो, तो ये अच्छी बात है। आपका भी ग्रोथ होगा और उन लोगों का भी ग्रोथ होगा। तो कहने का मतलब, देखो, अगर देश को तरक्की की ओर ले जाना है तो सबको मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन विपक्ष हमेशा ही मोदी की जितनी भी नीतियां होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनका विरोध करता हुआ ही पाया जाता है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा होती है? वह विपक्ष की, देखिए, विपक्ष की एक ही मंशा है कि वो अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म, मतलब भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए मोदी जी को किसी भी तरह से हटाना चाहते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता, ये देश की जनता, 145 करोड़ की जनता जो है, मोदी जी के पीछे खड़ी है, ठीक है ना। तो ये जितना भी, अब देखिए, किसानों का मुद्दा ले आते हैं, CCA NCR का विरोध करने लग जाते हैं। अगर कहे वन नेशन वन कानून की बात कर लें, राम मंदिर का भी विरोध। बिल्कुल, राम मंदिर का वो तो कहते हैं अस्तित्व ही नहीं है राम का। अब वो ही कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया।
तो कहने का मतलब ये जो कांग्रेस है ना, इसने देश को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाने से हुए देश के विरोध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हमेशा इनको चाहिए, देखिए अब ये क्या करवाया इन्होंने किसानों से, वो लाल किले पे आक्रमण करवा दिया। तुम बाहर से आए हो क्या हैं? अपने देश का और अपने देश का सम्मान गौरव उस ध्वजा को उतार के वो लगा दिया जी। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग खाली पीछे से हर को बैकअप कर देते हैं और बैकअप करने की वजह से इनकी छवि खराब हो रही है। क्या लगता है विपक्ष मिलकर क्या मोदी जी को हरा पाएगा 2024 में? मैडम ये सारे ठग बंधन है और ये ठग बंधन जो भी है ना, कभी कामयाब नहीं होगा। मोदी जी अकेले 100 पे भारी हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी बना लेना गठबंधन, कोई काम नहीं है और सब निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। जब भी सीट शेयरिंग की बारी आएगी ना, तो ये सब अपना झंडा और डंडा अलग अलग लेके घूम रहे होंगे, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे, विपक्ष क्या मोदी जी को हरा पाएगा? नहीं, विपक्ष हरा नहीं पाएगा क्योंकि भारत, हमारे देश की जनता भली भांति जान रही है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है। दूसरी चीज़ कि विपक्ष ने इतने सालों से, जो भी हैं विपक्ष ने इतने सालों से शासन किया, तो मोदी जी से इनको तकलीफ़ इस बात से है कि मोदी जी और योगी जी, चाहे बीजेपी, मोदी जी पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गए, इससे इनको चिढ़ होती है। बताइए, विपक्ष में कांग्रेस है एक, तो कांग्रेस का एक नेता, बल्कि आप जितने भी लोग हैं सब लोगों ने एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था एक वीडियो, मैंने देखा था। कांग्रेस के नामी गिरामी एक नेता थे, नाम नहीं लूँगा मैं, वो कहते थे कि जो कांग्रेस को छोड़ के अन्य किसी भी दल को अगर वो वोट देता है तो वो सभी राक्षस हैं। इन्होंने अपना अस्तित्व जो है, इन्होंने खुद ही अपने आप ख़त्म कर लिया। हर चीज़ का विरोध, ठीक है, विरोध करना उचित है, मैं नहीं कहता कि विरोध मत कीजिए, लेकिन जो विरोध करने लायक बातें होंगी उन्हीं का तो विरोध करेंगे। ईवीएम को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कांग्रेस हार जाती है या कोई भी पार्टी, अदर पार्टी हार जाती है, तो वो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। नहीं, वो उनका ये एजेंडा, उनका ये भी एक नैरेटिव सेट है। एक बात बताइए, जहाँ जिस स्टेट में अगर इनकी पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम का दोष क्यों नहीं देते? दूसरी चीज़ ये चाह रहे हैं बैलेट पेपर से छपवाना। बैलेट पेपर के ज़माने में हम लोगों ने वोट दिया है गांव-गांव में, जो कि इन लोग बूथ कैप्चरिंग होती थी उस समय, और एक ही आदमी ठपा ठप पेपर मार मार के बूथ, जो आपने सुना होगा या देखा होगा। आजकल दुनिया का 21वीं सदी में है, मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट सारे यूज़ कर रहे हैं लोग, हवाई जहाज में चल रहे हैं, तो ईवीएम और कहाँ बैलेट पेपर, दोनों में कैसे बराबरी हो जाएगी? पहले जब बैलेट पेपर था ईवीएम लाने की मांग हो रही थी, अब ईवीएम आया तो उसको हटाने की मांग हो रही है और उसमें गड़बड़ी बताई। नहीं, ईवीएम में जो गड़बड़ी बता रहे हैं वो जो बैलेट पेपर में गड़बड़ी करते थे ना, वही बता रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ये हारी है अभी, और जितने भी कांग्रेसी राज्य थे वहाँ पर हारी, तो उसका कारण क्या ईवीएम ही है? नहीं मैम, अब आप बोलेंगे कर्नाटका में कैसे जीत गए, तेलंगाना में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए, तो क्या ईवीएम से? देखिए, हिंदी भाषी राज्य से मतलब है उनका कि वो हिंदी भाषी राज्य को नहीं चाहते। अब आप कहो जी, कांग्रेस की हमेशा नीति डिवाइड एंड रूल है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज छोड़ के गए थे ना, तो वो यही छोड़ के गए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आए थे हमारे देश में, और उन्होंने यही काम करा था कि देश को डिवाइड कर दो। अब वो डिवाइड करने वाला रूल कांग्रेस भी अपना रही है। कहते हैं कि जाति में बांट दो इन्हें, कहते हैं फिर हिंदू को मुसलमान से भिड़ा दो, उत्तर को पूरब से भिड़ा दो, पूरब को पश्चिम से भिड़ा दो, उत्तर से दक्षिण को भिड़ा दो। आरोप मोदी जी पे लगाए जाते हैं, बीजेपी पे लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। देखिए, ये कांग्रेस की नीति रही है। हमेशा कांग्रेस ने किसी का साथ नहीं दिया। गरीबों को कहा देश से गरीबी खत्म कर देंगे, क्या गरीबी खत्म हुई उनके राज्य में? कोई गरीब नहीं। ये आज मोदी जी हैं जो एक छोटे से लेकर, वो कहते हैं अंत्य उदय, एक का मतलब है कि जो नीचे पायदान पे खड़ा आदमी है उसका भी विकास होना चाहिए। तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास वाली उसके काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा न हिंदू के साथ में भी हैं तो बीजेपी के साथ, मतलब मुसलमान के साथ में भी है। मुसलमान को भी विकास की ओर ले जा रहे हैं। और आप देखिए, यूए हमारे देश में पैसा लगा रहा है, यूए सबसे फंडिंग वाले, तो क्यों लगा रहा है? वो तो मुस्लिम कंट्री है। और पहले कांग्रेस राज में क्या होता था, ये मुस्लिम कंट्री को छूते नहीं थे। आज वही मुस्लिम कंट्री हमारे देश में पैसा लगाना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, देश को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये देखिए ना, यही फ़र्क है कि कांग्रेस और मोदी जी की नीति में बहुत फ़र्क है मैडम। मोदी जी ने जितने देश के मुद्दे थे, 3 तलाक का मुद्दा,
कितनी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कितनी प्रताड़नाएं होती थी। मोबाइल पे तलाक दे दिया, कंप्यूटर पे लिख के दे दिया। मतलब उन्होंने तलाक देने का एक ऐसा फार्मूला बनाया था, शरिया के अनुसार 4 शादियाँ कर लो जी, और वो जनसंख्या बढ़ाते रहो। अब जनसंख्या नियंत्रण पे मोदी जी आगे कानून भी लाने जो आ रहे हैं, यूसीसी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि भारत तीसरे नंबर की शक्ति बनने जा रहा है। आने वाला समय हमारा ही है मैडम। हमारे यहाँ क्या है, यंग जनरेशन है। हम चाइना क्या है, चाइना ओल्ड जनरेशन की तरफ जा रहा है, तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। जैसे जनसंख्या के मामले में तो छोड़ ही दिया हमने चाइना को, पर अब इकोनॉमिक के मामले में भी हम चाइना से आगे जाएंगे, क्योंकि सब मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो। ये लोग कहते हैं कि राहुल के अंदर तो बहुत सारे कुछ करने के कुछ नहीं, वो पप्पू है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई इंडिया में कर सकता है तो मोदी और योगी ही कर सकता है। उनको तो, मोदी जी को तो अनपढ़ माना जाता है ना, पढ़े लिखे तो राहुल। अरे भाई साहब, किनका आया है नाम लेने में मेरे को शर्म लग रही है। आप पप्पू का नाम ले रहे हो, बताओ वो पढ़े लिखे हैं? वो अगर पढ़े लिखे तो हमारे भारत का बदनामी नहीं करते जाके विदेश में। वो हमारे खाते इंडिया के लिए बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके। भारत माता को कहते हैं, कौन सी भारत माता? भारत माता है, क्योंकि तो यही नहीं पता भारत माता। अरे वो तो इटली से है, उनको क्या पता रहेगा? वो इंडियन तो है नहीं ना। हम लोग इंडियन, हम लोग जानते हैं कि भारत माता कौन है। धरती माँ हमारी माँ है, भारत माता माँ, हम लोग पूछते हैं उनको। क्या लगता है अगर कांग्रेस होती तो राम मंदिर बन पाता? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे क्या बात कर रही हैं? 26 वकील खड़े करे उन्होंने, मूर्खों ने, कि राम नहीं है। और राम ने हमारे चमत्कार दिखाया उसी वक्त ही। क्या दिखाया? वो राम सेतु दिखा दिया। पहले नहीं दिखता था ना, वो पहले नहीं दिखता था, अब दिख गया। अरे ये राम मंदिर के, राम को सपोर्ट करने वाले नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान है ये लोग। ये भारत का भी भला नहीं कर सकते। आप अभी कह रही थी ईडी की बात कर रही थी। शाहबानो केस को क्या हुआ था? शाहबानो केस कहाँ से आया था? कोर्ट से हो गया था ना, पारित हो गया था ना, उनके सपोर्ट में आ गया था। तो राजीव गांधी ने क्या किया? बिल्कुल कोर्ट के खिलाफ जाके बातें करी। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो मोदी जी कानून को साथ में लेके चलते हैं, समझ रहे हैं आप? ये बस अंग्रेजों ने 2 कानून बनाए थे और इस कांग्रेस ने 33 कानून और बनाए हमारे हिंदू मंदिरों, हिंदू मठों के, हिंदुओं के अगेंस्ट में। तो कांग्रेस इस देश के लिए बर्बादी के, नेहरू जो है ना, नेहरू खानदान हमारे देश की बर्बादी के लिए आया था। और ये जवाहरलाल, जो ये राहुल गांधी है, नेहरू के पापों के प्रयाश्चित में रूप में पैदा हुआ है और कांग्रेस को ख़त्म करके रखेगा। हाँ, ये कांग्रेस को खत्म कर दिया और कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। ये लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस नहीं है, पटेल की कांग्रेस नहीं है। खत्म करोगे 440 पे आएगी, आप 4 पे करोगे। वही खत्म हो जाएगी। राहुल, लेकिन वो तो अभी भी हार मान के नहीं बैठे हैं। मत मानने दो ना, वो अकेले भी रहेगा तब भी हाथ मत मानने दो। बोलते रहते हैं ऐसे, कोई बात नहीं है।